नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। घाटशिला उपचुनाव कल 300 बूथों पर मतदान। 34 दिनों से चला आ रहा चुनाव प्रचार थमा। बूथों में आज 1200 मतदान कर्मी हो रहे रवाना। जेएमएम के गद्दावर नेता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुए घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होना है। घाटशिला विधानसभा के 300 बूथों में कल मतदान होंगे। इस तरह उपचुनाव को लेकर 34 दिनों से चला आ रहा चुनाव प्रचार अभियान भी रविवार को समाप्त हो चुका है। अब मंगलवार को सुबह 7 बजे से घाटशिला उपचुनाव को लेकर 300 मतदान केंद्रों में मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग ईवीएम का बटन दबाकर करेंगे। मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके लिए आज 1200 मतदान कर्मियों को बूथों पर भेजा जा रहा है। वहीं 120 कर्मियों को रिजर्व रखा गया है। बिष्टुपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज से कर्मियों को भेजा जा रहा है। साथ ही चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए 300 पोलिंग स्टेशनों पर 10 कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 300 बूथों पर 2,56,352 मतदाताओं के खिलाफ व्यापक व्यवस्था की गई है, जहां 1,25,114 पुरुष, 1,31,235 महिलाएं और 372 सर्विस वोटर अपने मतों का प्रयोग करेंगे। आंकड़ों में देखें तो इस उपचुनाव में 18 से 19 साल आयु वर्ग के 16,601 नए मतदाता शामिल हो रहे हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2,738 है, जबकि एक एनआरआई वोटर का नाम भी सूची में दर्ज है। सबसे खास बात है कि इस बार वरिष्ठ महिला मतदाताओं की मौजूदगी भी खासा है। रांची में 12 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला, 13 कंपनियां होंगी शामिल। राज्य सरकार ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में 12 नवंबर को रांची के सर्कुलर रोड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। मेला सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी जिलों के नियोजनालय को नियमित रोजगार मेला लगाने के निर्देश दिए हैं। सामान्यतः हर तिमाही में मेला आयोजित होता है, लेकिन इस बार विभाग ने इसे बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि अधिकतम युवाओं को रोजगार मिल सके। इस रोजगार मेला में 13 कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। लक्ष्य 1500 से ज्यादा युवाओं की नियुक्ति का रखा गया है। इसमें एएनएम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा, बीएससी, बीटेक, आईटीआई, 12वीं, 10वीं और 8वीं पास युवाओं को अवसर मिलेगा। ट्रेलर ने ऑटो से मारी जोरदार टक्कर, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 गंभीर घायल। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीटीओ टंगटंग टोली रिंग रोड पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो बुरी तरह चकनाचूर हो गया। वहीं इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी यात्री भरनो गुमला के निवासी थे और एक धार्मिक कार्यक्रम से वापस घर लौट रहे थे, तभी इनके साथ बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया और पुलिस को भी सूचना दी है। घायलों में बहालीन बारा, सुमरीन बारा और एतवारी कश्यप शामिल हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी देवानिक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के खिलाफ आंदोलन, 16 नवंबर को रोका जाएगा रेल। सारंडा वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सारंडा बचाओ समिति ने इसकी कड़ी मुखालफत करते हुए 16 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा की है। रविवार को छोटा नागरा के जमकुंडिया नया बाजार में आयोजित प्रतिनिधि सभा में आंदोलन की रणनीति तय की गई है। सभा की अध्यक्षता झारखंड आंदोलनकारी बुधराम लागुरी ने की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सारंडा को सेंचुरी घोषित करने का फैसला वापस नहीं लेती तो रेल और सड़क मार्ग से एक भी ढेला खनिज बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बुधराम लागुरी ने कहा कि सारंडा को सेंचुरी घोषित करने से पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल से प्रतिवेदन लेना आवश्यक है, क्योंकि यह इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आता है। धनबाद कृषि बाजार परिसर में फायरिंग, 4 लाख लूटे। तेल व्यवसायी को पिस्टल की बट से मारा, व्यवसायियों में आक्रोश, आज बंद रहेंगी दुकानें। धनबाद के बरवा अड्डा स्थित कृषि बाजार परिसर में रविवार की रात बाइक सवार 3 अपराधियों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया है। तेल व्यवसायी श्यामदेव दुकान बंद कर गाड़ी में रुपए रखने जा रहे थे, तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 4 राउंड फायरिंग से पूरा बाजार परिसर दहशत में आ गया। अपराधियों ने श्याम के हाथ से रुपए से भरा झोला छीन लिया। झोले में करीब 4 लाख रुपए थे। विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्टल की बट से वार कर श्याम को घायल कर दिया है।
गोली भले व्यापारी को नहीं लगी, लेकिन सिर और कान के पास गंभीर चोटें आई हैं। शाम को स्थानीय लोग तत्काल भौराड़ी स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। वारदात के बाद कृषि बाजार परिसर के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। बाजार समिति चैनल के अध्यक्ष जितेंद्र साव ने बताया कि अपराधियों के बढ़ते हौसले चिंताजनक है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार मांगे उठ रही थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता केवल कागजों तक सीमित दिख रही है। उन्होंने कहा कि घटना के विरोध में आज बाजार समिति की सभी दुकानें बंद रहेंगी। साधु के भेष में आए ठगों ने महिला को झांसा देकर ठगा, गायब किए 5 लाख के आभूषण। पलामू के छतरपुर के सुनार मोहल्ला में साधु के वेश में आए 2 ठगों ने मां बेटी को बेवकूफ बनाकर 5 लाख से ज्यादा की आभूषण की ठगी कर ली है। ठगी के शिकार हुई मां सुनैना देवी पति संजय पासवान और बेटी पूजा कुमारी पति विनोद पासवान ने रविवार को थाना पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई है और अज्ञात ठगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। मामले को लेकर सुनैना देवी और पूजा ने बताया कि शुक्रवार को 2 साधु गेरुआ वस्त्र पहने हुए आए थे और भिक्षा मांगने लगे थे, जिस पर उनके द्वारा भिक्षा में पैसा दिया गया तो साधुओं ने कहा कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे। जिसके बाद उनके द्वारा खाना दिया गया तो एक साधु खाना खाने के बाद पानी पिया और तांडव करने लगा और कहा कि तुम्हारे घर में काला जादू किया हुआ है, तुम्हारे बेटे की अकाल मृत्यु हो जाएगी और घर बर्बाद हो जाएगा। डराते हुए हम दोनों को वशीभूत कर दिया और कहा कि 2 साड़ी लाओ और घर में दिखा रखा गहना है सभी ले आओ। जब हम दोनों ने साड़ी में 5 थान सोना का आभूषण रख लाई तो उसे साधुओं ने लेकर कई गांठ देकर बांध दिया और कहा कि इसे बक्से में रख दो। शनिवार को नहा धोकर 12 बजे के बाद साड़ी की गांठ खोलना। इस दौरान जितने गहने हैं सभी 2-2 हो जाएंगे, यानी दुगना हो जाएगा। और दोनों साधु वहां से चले गए। जब उनके जाने के बाद साड़ी की गांठ खोली तो देखा कि सारे गहने गायब हैं और उनकी जगह पीतल की गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, शंकर भगवान की छोटी छोटी मूर्ति के अलावा 5 अंगूठी और 4 रुद्राक्ष के साथ 51 रुपया ही था। जिसके बाद दोनों माँ बेटी को एहसास हुआ कि वे ठगों के द्वारा ठगी के शिकार हो गए हैं। कोडरमा में शराब से भरा ट्रक जब्त। बिहार चुनाव से पहले भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, ड्राइवर हिरासत में। कोडरमा पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर स्थित मेघात्री चेकपोस्ट से शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया है। यह कार्रवाई सोमवार तड़के की गई है, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सूचना थी कि कोडरमा की ओर से बिहार में शराब की एक बड़ी खेप ले जाई जा रही है, जिसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खपाने की तैयारी थी। सूचना मिलने के बाद एसपी ने एक विशेष टीम का गठन किया है। इस टीम ने मेघात्री चेकपोस्ट पर एक विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। इसी दौरान संदिग्ध ट्रक को रोका गया और उसकी गहन जांच की गई है। जांच के दौरान ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदी पाई गई। पुलिस ने तत्काल ट्रक को शराब सहित जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में लेकर कोडरमा थाना ले आई है। यह कार्रवाई बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए की गई है। झारखंड में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पलामू, गढ़वा सहित 5 जिलों में अगले 2 दिन शीतलहर, 3 डिग्री तक गिरेगा मिनिमम टेम्परेचर। झारखंड में अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है। आज से शुरू होकर 15 नवंबर तक के पूर्वानुमान में राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ठंड बढ़ने के साथ ही 13 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध छाया रहेगा, जबकि दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि 10 और 11 नवंबर को राज्य के 5 जिलों में शीतलहर चलेगी। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गुमला और लोहरदगा शामिल है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम में जिस तरह से बदलाव की बात कही जा रही है, उसके मुताबिक 11 नवंबर को न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 12 और 13 नवंबर को भी अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राजधानी रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान में कमी आएगी। 12 और 13 नवंबर को भी अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राजधानी रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान में कमी आएगी। कोडरमा में सब्जियों की आवक घटी, चक्रवात और बारिश से बढ़े दाम। मटर 130 रुपए किलो।
झारखंड में नवंबर में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है, लेकिन इसका असर सब्जियों के दामों पर नहीं दिख रहा। आमतौर पर ठंड बढ़ने और ओस गिरने से सब्जियों के दाम घटते हैं, पर इस साल ऐसा नहीं हुआ है। बीते दिनों हुई बारिश के कारण सब्जियों के उत्पादन पर असर पड़ा है, जिससे बाजारों में सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। कोडरमा की सब्जी मंडी में स्थानीय स्तर पर सब्जियों का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोलकाता, रांची, हजारीबाग जिले के इचाक और चतरा जैसे क्षेत्रों से भी सब्जियां आती हैं। कोडरमा के सब्जी विक्रेता राजेश साव ने बताया कि इस साल भारी मानसून और हाल ही में आए मोन्था चक्रवात के कारण हुई बारिश से कुछ सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कुछ सब्जियों की पैदावार बढ़ी भी है, लेकिन बाजार में आवक कम होने के कारण दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। अभी सब्जियों के दाम कुछ इस प्रकार हैं। मटर 130 रुपए प्रति किलोग्राम, भिंडी 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम, पत्ता गोभी 40 रुपए प्रति किलोग्राम, फूल गोभी 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम, परवल 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम, लौकी 30 से 40 रुपए प्रति पीस, कच्चा केला 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। मैया सम्मान की राशि के लिए पति ने पत्नी की कर दी हत्या। मैया सम्मान योजना की राशि के लिए एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना बोकारो के थर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती का है, जहां शनिवार देर रात एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी रुपेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पत्नी झालवा देवी से मैया सम्मान योजना की राशि मांगी थी। पत्नी के मना करने पर उसने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के दौरान हुई आवाज सुनकर दंपति की 8 वर्षीय बेटी ने अपने दादा दादी को इसकी जानकारी दी। दादी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी की पिटाई की और पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव पुलिस बल के साथ रात करीब 3 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए रांची से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जिससे घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। झारखंड में नए सिरे से तैयार हो रहे टेक्सटाइल नीति, पुरानी की अवधि समाप्त। झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत तैयार टेक्सटाइल नीति की अवधि समाप्त होने के बाद नए सिरे से नीति बनाने की योजना पर काम चल रहा है। नई नीति के साथ ही कुछ और कंपनियों के ब्रांच झारखंड में खुल सकते हैं। हालांकि अभी तक जो देखने को मिला है उसके अनुसार पुरानी कंपनियों के लिए ही नए ब्रांच खुलने की संभावना प्रबल है। इससे राज्य सरकार को कोई ठोस फायदा नहीं होता है। कंपनियों की कमाई जरूर बढ़ जाती है। सरकार चाह रही है कि नई कंपनियों के माध्यम से ही विकास कार्य किए जाए। पूरे प्रकरण पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री और उद्योग सचिव को भी पत्र लिखा है। झारखंड में तैयार उद्योग नीति की अवधि समाप्त हो गई है। इस कारण से कोई नया उद्योग इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा। सरकार नए सिरे से नीति बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है और इन तैयारियों का असर धीरे धीरे देखने को मिलेगा। दूसरे राज्यों से बेहतर नीति बनने पर ही व्यवसायी वर्ग आकर्षित होगा और झारखंड में निवेश होता दिखेगा। नाबालिग लड़की से जबरदस्ती की कोशिश, पुलिस ने 8 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। चाईबासा में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में उजागर हुई है, जहां एक शादीशुदा व्यक्ति ने एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को महज 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता, जो स्थानीय विद्यालय की छात्रा है, घर में अकेली थी क्योंकि उसका नाबालिग भाई घर के बाहर था। इसी दौरान मौलानगर निवासी शाहिद अफरीदी 26 वर्षीय, जो 2 बच्चों का पिता है, जबरन घर में घुसा और बच्ची के साथ जबरदस्ती करने लगा। बालिका के जोर से चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे आरोपी फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी अविनाश हेम्ब्रम ने चाईबासा सहित स्थानीय पुलिस टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को चाईबासा इलाके से पकड़ लिया है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म के प्रयास सहित पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आत्मसमर्पण करने वाले 13 नक्सलियों को झारखंड सरकार ने दी आर्थिक सहायता। झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले 13 नक्सलियों और उग्रवादियों को राज्य की आत्मसमर्पण नीति के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। सभी लातेहार जिले के हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने राशि आवंटन को लेकर लातेहार डीसी को आदेश दिया है। सरकार का यह कदम राज्य में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपक भुइयां को 1 लाख, मनोहर परहिया को 2 लाख, जितेंद्र नगेशिया को 1 लाख, नीरज खेरवार 2 लाख, सलमान 2 लाख, पप्पू साव 1 लाख, चंदन प्रसाद 1 लाख, अमरजीत को भी 1 लाख, मिथिलेश को भी 1 लाख, प्रमोद गंजू को 2 लाख और तुलसी गंजू को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। फेमस ट्रक ब्लॉगर को रोककर झारखंड में कर रहे थे वसूली। उसने कहा 1 रुपए नहीं देंगे तो दिखाने लगे डंडा। झारखंड के फेमस ट्रक ब्लॉगर राजेश रवानी से वसूली करने की कोशिश कर रहे लोगों का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जब वसूलीबाज ट्रक वाले से पैसे मांगते हैं
तब वो उनसे भिड़ जाता है और पलटकर सवाल करने लगता है। सड़क पर ट्रक लेकर सामान ढोने वाले ड्राइवरों को तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ राज्यों में आज भी वसूली गैंग एक्टिव है, जो बेवजह ही ट्रक ड्राइवरों को परेशान करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। झारखंड से लौट रहे फेमस ट्रक ब्लॉगर ने भी ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ अनजान लोग उनकी ट्रक को रोककर उनसे वसूली की फिराक में होते हैं, मगर वह उनसे डरने के बजाय उल्टा भिड़ जाते हैं और सवाल जवाब करने लगते हैं। इस दौरान ब्लॉगर राजेश को वीडियो बनाना देख एक बंदा तो उन्हें धमकाता भी नजर आता है, लेकिन फिर भी वह उसके सवालों का डटकर सामना करता है। कागज पूरे होने के साथ अगर ट्रक के पास ऑल इंडिया परमिट है और ड्राइवर तय नियमों का पालन करते हुए सही से ड्राइव कर रहा है तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। हम नहीं देते कोई पैसा। ट्रक रुकवा कर जब लोकल वसूली गैंग राजेश से जिला के नाम पर पैसे मांगने लगते हैं तो वह कहता है कि हम नहीं देते कोई जिला पैसा। बार बार फोर्स करने पर भी जब ब्लॉगर पैसे नहीं देता तो वह उसे कहते हैं कि आप गंदा काम कर रहे हैं। इस पर वह बोलते हैं कि गंदा काम आप कर रहे हैं, झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। नगर निकाय का चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। नगर निकाय का चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि नगर निगम और नगर निकायों का चुनाव कराने की संभावित तिथि बताएं। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य में कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। कुछ बिंदुओं पर सीटों के आरक्षण, पॉपुलेशन लिस्ट आदि से संबंधित जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मांगी गई है, जिससे जल्द आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से अभी पूरी तरह से अनुशंसित होकर सीटों का आरक्षण तय कर आयोग को नहीं भेजा गया है। जैसे ही यह जानकारी मिलेगी, चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। यह अवमानना याचिका प्रार्थी रोशनी खलको और रीना कुमारी की ओर से दायर की गई है। दोनों ने नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने के अदालत के आदेश का पालन कराने की मांग की है। भाजपा सांसद मनीष जायसवाल भुरकुंडा पहुंचे, हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने उठाए स्थानीय मुद्दे, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। हजारीबाग लोकसभा के भाजपा सांसद मनीष जायसवाल का भुरकुंडा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भुरकुंडा चौक पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला और बुके भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान पूरा इलाका मनीष जायसवाल जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सांसद के स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर कार्यकर्ताओं ने सांसद को भुरकुंडा और आसपास के क्षेत्रों की कई समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और रोजगार जैसे स्थानीय परेशानियों की ओर ध्यान दिलाया। सांसद मनीष जायसवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र की सभी प्रमुख समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। लातेहार में वन विभाग ने सखुआ चौकट जब्त किए, 50,000 मूल्य के 29 पीस बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। लातेहार में वन विभाग की टीम ने रविवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सखुआ लकड़ी के 29 पीस चौखट जब्त किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। इस दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि वाहन चालक फरार होने में सफल रहा। रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि उन्हें कुदाग और बेंदी के आसपास के जंगल से लकड़ी की अवैध कटाई और तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर रेलवे स्टेशन के बेंदी जाने वाले रास्ते पर छापेमारी की गई। दिल दहला देने वाली ऑनर किलिंग, हाथ पांव बांधकर गर्दन को धड़ से अलग किया अपनों ने। दुमका के सरयाहाट थाना क्षेत्र से ऑनर किलिंग का बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव की किशोरी लाखों रहस्यमय तरीके से 27 अक्टूबर को घर से गायब हो गई थी, जिसका शव 6 नवंबर को तिनघरा टोला के पास पेड़ से लटका मिला। आधा शव पेड़ से लटका था, जबकि आधा शव जमीन पर पड़ा था। पिता ने थाना में आवेदन देकर बरहेट निवासी दिलखुश पासवान पर बेटी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने हत्याकांड का उद्भेदन करते किशोरी के पिता सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि किशोरी की गर्दन काटने वाला सनकी प्रेमी कटकी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने हत्या के इस वारदात का उद्भेदन करते हुए जो कहानी बताई है, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुमशुदगी से शुरू हुआ यह मामला अंततः ऑनर किलिंग का निकला। दरअसल किशोरी अपने प्रेमी दिलखुश को भूलने और सनकी प्रेमी कटकी से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। बेटी के अड़ियल रुख से नाराज पिता ने अपनी बेटी के पैर पकड़े। प्रेमी कटकी के फुफेरे भाई ने उसकी दोनों हाथों को पकड़ लिया और एक तरफा प्रेमी कटकी ने किशोरी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद कटकी ने किशोरी के सिर को उसके बाल के सहारे पेड़ से लटका दिया और धड़ को वहीं छोड़ दिया। गिरिडीह में स्मार्ट मीटर अभियान तेज, उपभोक्ताओं को मिल रही डिजिटल बिलिंग और प्रीपेड सुविधा।
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के तहत गिरिडीह क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। विभाग की ओर से पुराने मीटरों को बदलकर डिजिटल स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सटीक बिलिंग की सुविधा मिल सके। स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। वार्डों, पंचायतों और बाजार क्षेत्रों में माइकिंग, पंपलेट वितरण, जागरूकता रथ और विशेष उपभोक्ता शिविरों के माध्यम से लोगों को स्मार्ट मीटर के लाभों की जानकारी दी जा रही है। शनिवार को जेबीवीएनएल के कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम अपने कर्मचारी दल के साथ गिरिडीह के सुखमणि अपार्टमेंट में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में अनुमानित रीडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए अपने बिजली भोग की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर खुद से ऑनलाइन रिचार्ज भी कर पाएंगे। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी पर नियंत्रण होगा, बिलिंग सिस्टम पारदर्शी बनेगा और उपभोक्ताओं को ज्यादा सुविधा मिलेगी। एचईसी के तीनों प्लांट में एक साथ प्रोडक्शन शुरू, डिस्पैच में भी तेजी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में अब उत्पादन कार्य ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। तीनों प्लांट्स में लगातार काम चल रहा है और हर माह यहां से उत्पादित माल का अच्छा खासा डिस्पैच किया जा रहा है। भेल, हैदराबाद और हरिद्वार से भी नियमित रूप से वर्क ऑर्डर मिल रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि एचईसी के पास कार्य की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में कंपनी के पास करीब 500 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर पहले से मौजूद हैं। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री लीलाधर सिंह ने बताया कि यदि उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर बनी रहे तो उत्पादकों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से कर्मचारियों का वेतन नियमित रूप से दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ठेका कामगारों के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जानी चाहिए ताकि उत्पादन में कोई बाधा न आए। 14 वर्षीय छात्रा स्कूल कैंपस से अगवा, पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया। राजधानी रांची में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल के परिसर से 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर लिया गया। छात्रा के पिता, जो झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं, उन्होंने डोरंडा थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया कि शुक्रवार सुबह वह बेटी को मोटरसाइकिल से स्कूल छोड़ने पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद स्कूल से सूचना मिली कि सफेद रंग की ब्रेजा कार में आए 2 अज्ञात लोगों ने कैंपस के अंदर से उनकी बेटी को जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गए हैं। पुलिस टीमों ने लगातार छापेमारी अभियान चलाया और 2 दिन बाद रविवार की सुबह छात्रा को हजारीबाग से सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बार ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे जाएंगे प्रश्न, विद्यालयों को मिलेंगे मुद्रित प्रश्न पत्र। राज्य के सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों तथा मॉडल विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा 18 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस परीक्षा के आयोजन की तिथि तय कर दी है। साथ ही इसके आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेज दिया है। इस बार परीक्षा में प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे जाएंगे। सभी विद्यालयों को मुद्रित प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। यह अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 1 से 7वीं तक के बच्चों के लिए होगी। पहली एवं दूसरी कक्षा के बच्चों की मौखिक परीक्षा होगी, जबकि दूसरी से 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हजारीबाग जमीन घोटाला मामले में एसीबी की जांच तेज, 73 लोगों को बनाया आरोपी। बहुचर्चित हजारीबाग जमीन घोटाले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने इस मामले में कुल 73 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें विधायक, कर्मचारी और अफसर शामिल हैं। जांच में सामने आया कि इन सभी पर साजिश कर अनैतिक लाभ लेने और सरकारी नियमों की अवहेलना करने का आरोप है। एसीबी ने इस घोटाले से जुड़े जमीन विक्रेता, खरीदार और गवाह समेत कई की भूमिका की जांच कर रही है। मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे पहले से जेल में बंद है। वहीं कारोबारी विनय सिंह और तत्कालीन सीईओ शैलेश कुमार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। धनबाद के गोविंदपुर में विवाहिता का शव कुएं से बरामद, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित जियलगढ़ा पंचायत के कलाडिया बस्ती में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं से बरामद किया गया है। मृतका की पहचान जियलगढ़ा निवासी शेखू देवी के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार शेखू देवी की शादी 3 साल पहले सोनू गुप से की गई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच लगातार विवाद चल रहा था, जिसके चलते कई बार पंचायती और मुकदमेबाजी भी हुई है। इस गंभीर विवाद के बीच सोमवार को शेखू देवी का शव कुएं में मिलना सुनियोजित हत्या दर्शाता है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। इधर सूचना पाकर गोविंदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच में जुट गई है।
दंपति के बीच विवाद, पत्नी ने कुत्ते से कटवाया। हजारीबाग में ज्वेलरी पहनने को लेकर हुई बहस, डॉग बाइट से पति की हालत गंभीर, इलाजरत। हजारीबाग में त्रिवेणी सैनिक कोल माइंस में अकाउंटेंट पद पर कार्यरत रोहित जैन ने अपनी पत्नी रूपा अग्रवाल पर पालतू कुत्ते से हमला करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। दोनों का विवाह इसी साल 24 जनवरी को हुआ था। दोनों के बीच शुरुआत से ही दाम्पत्य जीवन में खटपट हो रही थी। पुलिस के अनुसार 8 नवंबर को रोहित कुछ मेहमानों से मिलने अपनी पत्नी के मायके पहुंचे थे और वहीं रात रुके थे। अगले दिन सुबह नाश्ते के दौरान एक सामान्य सी सलाह को लेकर दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई। रोहित ने रूपा को सोने के जेवर की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने की सलाह दी थी, जिसके बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। रोहित ने पुलिस को बताया कि बहस के दौरान अचानक रूपा ने अपने पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते को हमला करने के लिए उकसाया। आरोप है कि आदेश मिलते ही कुत्ता उन पर झपट पड़ा और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उसके बाद घर में मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह रोहित को कुत्ते से छुड़ाया है। उन्हें तत्काल शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार रोहित के शरीर पर कई गहरे घाव मिले हैं, जिनका उपचार जारी है। घटना के बाद रूपा और उसके परिवार की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर मामले पर संज्ञान लिया है। धनबाद कृषि बाजार में फायरिंग, अपराधियों ने व्यवसायियों के साथ की मारपीट और लूटपाट। धनबाद में बरवाडा थाना क्षेत्र की कृषि बाजार समिति परिसर में रविवार देर शाम फायरिंग की घटना हुई है। इसके साथ ही एक कारोबारी के साथ मारपीट कर उसके साथ लूटपाट की गई है। व्यवसायी श्याम भीमसरिया के साथ पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने मारपीट करके लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पिस्टल के बट से मारकर व्यवसायी को घायल कर दिया गया। अपराधियों के बाइक से भागते हुए व्यवसायियों ने वीडियो भी बनाया है। व्यवसायी वर्ग ने काफी देर तक शोर मचाया, पीछा कर पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन बाइक सवार अपराधी रुपयों से भरा बैग लेकर तेज रफ्तार में फरार हो गए। घायल व्यवसायी को आनन फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।